Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business law or business regulatory framework, and in this video we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइज जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। राइट, वहां पे आपको सारी वीडियोस जो है रिलेटेड टू दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएंगी। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, वेरी लॉन्ग में डाल दे, वो डालेगा जरूर ये क्वेश्चन। तो जरूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना अपना इस टॉपिक का, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लाइफ से रिलेटेड है, इजीली समझ भी जाएंगे आप। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे आपको ये पीपीटी वाले नोट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे हम। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेलर। इससे पहले बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, बेलमेंट एग्रीमेंट वगैरह, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बेलर की ड्यूटीज क्या होती है। ठीक है, तो बेलर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे एक ओवरव्यू दे दे, तो जो भी आप गुड्स डिलीवर करते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी उसको अपने गुड्स डिलीवर कर रही है। ठीक है, किस लिए, ताकि वो दूसरी पार्टी उसको सेफली अपने पास रख पाए, उसका वो कस्टडी एंड पोजीशन दूसरी वाली पार्टी को देती है, और जिस पर्पस के लिए देती है उस पर्पस को पूरा होने के बाद सामने वाली पार्टी डेट इज बेलर को गुड्स क्या करना है, उसी कंडीशन में रिटर्न करने होते हैं। ठीक है, जब पर्पस पूरा हो जाए तब। तो अब आते हैं कि ड्यूटीज क्या है आपके बेलर के। तो ड्यूटीज ऑफ बेलर स्पेल आउट इन द नंबर ऑफ सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस में, इन सारे सेक्शंस में इसके ड्यूटीज को डिस्कस किया गया है। पहला है, बेलर्स की ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। आपने जो भी गुड्स बेल्ड किए हैं, आपने गुड्स जो भी गुड्स दिए हैं सामने वाली पार्टी को अपने पास सेफली रखने के लिए, या जिस पर्पस के लिए आपने उसको दिए हैं, गुड्स की ओनरशिप, जो गुड्स की पोजीशन, नॉट ओनरशिप सॉरी, गुड की पोजीशन जिसके लिए आपने उसको ट्रांसफर की है, जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए। तो यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपने जो भी गुड्स बेल्ड किए उसमें कोई फॉल्ट है तो वो आपको उसको क्लियरली क्या करनी है, बतानी है, डिस्क्लोज करनी है। आपको छुपानी नहीं है कि आप उससे फायदा उठा लो कि कल को वो फॉल्ट जब आप वापस कर रहा हो तो आप कह रहे हो ये तो जिसमें था ही नहीं, तो तुमने कर दिया, तो अब मुझे उसका पैसा रिफंड करो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी फॉल्ट है उसको साफ साफ बता दो कि ये फॉल्ट है, इसके साथ में तुम्हें अपने गुड्स बेल्ड करो, ताकि वो भी प्रिकॉशन जो है वो ले पाए, अगर उस केस में उसको लिए लेना है तो। So the bailor is bound to disclose the bailey fault in the goods bailed of which the bailor is aware। जिसके बारे में बेलर अवेयर है, उस फॉल्ट के बारे में उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेली को बताए। विच materially इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, जो बेसिकली क्या करता है, उसके यूज से बेसिकली रिलेटेड है। मतलब कि फॉल्ट ऐसी चीज पे है कि अगर वो बेली उस चीज को यूज करेगा, उस गुड को, तो वो फॉल्ट जो है वो यूज में उसको देखने को मिलेगी, उसके वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क भी उसको हो सकता है उस फॉल्ट की वजह से जो उस गुड में है। इफ इट डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अगर वो सही के डिस्क्लोजर नहीं करता है तो फिर जो आपका बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस डैमेज के लिए जो उस वजह से आ रहा है, उस फॉल्ट की वजह से बेली को हुआ है उसके लिए। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he was or was not aware of existence of such fault in the good bail। अगर गुड्स जो हैं वो बेल्ड किए गए हैं हायर के लिए, मतलब कि सामने वाली पार्टी जो है, जो गुड बेली है, वो उसने आपसे जो गुड्स लिए हैं वो बेसिकली आपने हायर पर्पज से दी, उसने हायर की है, ठीक है, वो चीज आपसे, और इसलिए आपने उसकी गुड्स का, अपने गुड्स का पोजीशन या वो अपने गुड्स जो है उसको डिलीवर करे हैं। ठीक है, तो उस केस में बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डैमेजेस के लिए, वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर। हाँ भाई, अवेयर हो तब भी, नहीं अवेयर हो तब भी आपको पेमेंट करना है उस डिफॉल्ट का, जो बेली है उसको। बाकी वो वाले केस में क्या था कि अगर आप अवेयर, हायर का केस नहीं, अगर आपने गुड हायर के लिए नहीं दिया, आपने गुड जो है वो सिर्फ वो सामने वाली पार्टी के पास पोजीशन के लिए लेंड किए रखा है, तो उस केस में जो है आपको अगर फॉल्ट के बारे में पता है तो आपको पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज नहीं पता है तो आप नहीं करेंगे। तो एग्जांपल दोनों के हैं यहाँ पे। ए जो है लेंड करता है हॉर्स को विच ही नोज टू बी विशेस टू बी, मतलब कि जो भी ए है उसने अपना जो हॉर्स इसको लेंड किया, उसको किसे दिया है, बी को दिया, और उसको पता था उसका जो हॉर्स है वो वायलेंट है, मतलब कि वो क्रूअल है।
तो ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस, उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि जो मेरा हॉर्स है वो वॉयलेंट है, वो क्रूअल है, वो तुम्हें हार्म कर सकता है, ये चीजें उसने डिस्क्लोज नहीं करी है बी को। हॉर्स जो है वो भाग गया, उसने बी को उठा के पटक दिया, इंजर्ड हो गया बी उसकी वजह से, तो अब जो ए है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डैमेजेस बी को हुए, एज उसको पता था और उसने फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखें, यहाँ पे हायर वाला केस है कि ए ने जो बी के कैरेज है उसको हायर किया है और जो कैरेज है वो अनसेफ है और बी को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये हायर पर्पस से लिया हुआ है, बी ने वो पेमेंट कर रहा है उस चीज की ए को। उस केस में अगर बी को नहीं भी पता था कि वो अनसेफ है, देन टू बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक ही इंजरी के लिए। ठीक है, सो कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ द बेलर्स आर, पहली बात तो बेलर को नॉलेज होनी चाहिए डिफेक्ट के बारे में जो बेली को नहीं पता है। ठीक है, और दूसरा है द डिफेक्ट इन गुड मस्ट बी सच एज एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क और मेटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ गुड। और दूसरा जो है कि जो गुड है उसकी वजह से बेली को अगर कोई भी लॉस हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क हुआ है, जो उसको बेसिकली जब यूज कर रहा था गुड उसके वजह से हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो बेलर है उसको उसका पेमेंट उस फॉल्ट का देना होगा, उस डैमेज का कंपनसेशन उसे प्रोवाइड करना होगा बेली को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहला वाला जो आपका यहाँ पे ड्यूटी है बेलर की वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करने की ड्यूटी होती है बेलर की, वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर। मतलब ऐसे ही कंडीशन जहां पे जो आपने गुड्स बेल किए हैं, ठीक है, उसको या तो रखने के लिए दिए हैं या तो उस पर कुछ काम करने के लिए दिए गए हैं बेलर के थ्रू बेली को। तो बेली को यहाँ पे रिसीव द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन gratuitous payment, the bailiff shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment। तो अगर जो ये बेलमेंट है जिस पर्पस से बेली ने आपके गुड्स रखे हैं और आपने उसको दिए हैं वो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट के तहत आता है, जहां पे सामने वाली पार्टी जो आपके लिए कर रही है वो किसी मकसद से नहीं कर रही है, वो किसी डायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं कर रही है। तो जैसे बेली है वो आपके किसी मटेरियल बेनिफिट के अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए आपके गुड्स जो है वो अपने पास सेफली नहीं रख रही है, वो आपके पर्पस, आपका मेन पर्पस जो है वो उससे पूरा हो रहा है। तो इस केस में जो बेलर है, अगर बेली को कोई नुकसान होता है उसको गुड्स को रखने के दौरान या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो उसको नहीं लगा था वो उसका खर्चा हो जाता है, तो उस केस में जो बेलर है उसको वो एक्सपेंस, चाहे वो नॉर्मल एक्सपेंस हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो, वो बेलर को क्या करने होंगे, बेली को पे करने होंगे। हाउएवर अगर वो नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है, मतलब कि यहाँ पे किसी उसमें आके आपने नहीं किया है, जो बेली वाले हैं जो बेलर है दोनों लोग एक दूसरे का बेनिफिट अपना अपना बेनिफिट सोच के चीजें कर रहे हैं, तो उस केस में जो बेलर है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस का पेमेंट करना होगा। जो नॉर्मल एक्सपेंस है, जो नेसेसरी एक्सपेंस है, ठीक है, उसका पेमेंट करना होगा। अदरवाइज बाकी जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो कौन उठाएगा, वो आपका बेली उठाएगा। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी, ए ने बी से टैक्सी जो है वो हायर्ड की है, यहाँ पे ए को पैसे मिल रहे हैं, ए ने टैक्सी हायर्ड की है बी से। ठीक है, तो ए को टैक्सी मिल रही है, उसका ये डायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट है, और बी को यहाँ क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं जो टैक्सी उसने दी है ए को उससे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्रीमेंट या बेलमेंट कौन सी, वो नॉन ग्रेट्यूटियस है। तो इस केस में क्या है, द पर्पस और क्यों उसने हायर्ड किया टैक्सी, ताकि वो नोएडा से गुड़गांव जा पाए। सो ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर डिफेक्ट अकर्ड इन द इंजन। अब क्या हुआ, जब वो जर्नी कर रहा था तो एक बड़ा मेजर डिफेक्ट जो है वो इंजन में हो गया। ए हैड टू पे 5000 रुपीज एज रिपेयर चार्ज, जिसके लिए ए को रिपेयर को ठीक कराने के लिए 5000 रुपए देने पड़ गए। एज उसने टैक्सी हायर करी थी, गाड़ी चल रही थी, उसमें मेजर डिफेक्ट आ गया, अब उसको रिपेयर कराना पड़ गया, उसने 5000 रुपए लगा दिए। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जिसका किसी को पता नहीं था कि हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपने आप हो गया, ये एक्सपेंस आ गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो गया। सो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो इस केस में इन सारे एक्सपेंस को क्या करे, बेयर करे। तो कब बेयर करेगा, अगर वो हायर पर्पस के लिए दिया है तो जो भी आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस है उसके लिए तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने ऑर्डिनरी एक्सपेंस किए, पेट्रोल भरवाया, उस पर टोल टैक्स दिया, तो वो आपको बेलर नहीं देगा। एज आपने हायर किए तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी होंगी, पेट्रोल आप खुद डलाएंगे, टोल टैक्स आप खुद देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, जो अनएक्सपेक्टेड है, उस केस में आपको जो बेलर है उसकी ड्यूटी होगी कि वो एक्सपेंसेस वो बेयर करे। ठीक है, लेकिन अगर जब वो
ग्रेट्यूटियस वाला बेलमेंट है, जहां पे सामने वाला आपसे जो गुड्स है उसकी सेफ कस्टडी ले रहा है, वो उसकी पोजीशन ले रहा है, इसलिए नहीं कि उसको कोई फायदा हो रहा है, बस कि आपको उससे चीज अपनी चीज संभाल के रखने के, उसको सेफली आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, वो आपके लिए बिना किसी बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट को चाहे वो काम कर रहा है, तो उस केस में चाहे वो भाई ऑर्डिनरी एक्सपेंस करे चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करे, वो दोनों ही आपकी बेलर की ड्यूटी है कि वो आप उसको बेली को दो, ठीक है, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए आपसे गुड नहीं लिए। बट अगर फायदे के लिए लिए हैं, ग्रेट्यूटियस है, तो फिर आपको ऑर्डिनरी नहीं पे करनी है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करने होंगे। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। प्री मेच्योर टर्मिनेशन मतलब कि अगर आपने जो भी गुड्स दिए हैं, बेल किए हैं, वो किसी एक टाइम पीरियड के लिए दिए होंगे, तो अगर आप टाइम पीरियड से पहले ही बेली से वो गुड्स ले लेते हो, तो फिर आपको उसके लिए क्या करना होगा, अगर उसको कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है, एज आपने प्री मेच्योरली उसको टर्मिनेट कर दिया, तो उस केस में जो भी कंपनसेशन है वो आपको देना होगा। So the bailiff must compensate the bailiff for the loss or damage suffered by the bailiff that is in excess of benefit received where he had lent the good gratuitously and decided to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। ठीक है, जहां पे आपने गुड जो है वो ग्रेट्यूटिसली दिए, मतलब कि यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है, जो बेली है, वो बिना किसी डायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट के आपके गुड्स को अपने पास रख रहा है, ठीक है, बेलर को जो है वो फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो उस केस में अगर आपने जो गुड्स है मान लो 1 महीने के लिए उसको रखने के लिए दिए थे, जिसके लिए उसने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए उस गुड को सही से संभाल के रखने के, लाइक आपका कोई गिटार था, आपने उसको दिया संभाल के रखने को, उसने खर्चा कर दिया, उसने बढ़िया कवर वर ला दिया, सेफ्टी एक जगह बनवा दी, वहां पे उसने रखा, ये सोच के कि 30 दिन रख रहे तो सही से रखूंगा, बाद में आप 10 दिन के बाद जाके आप उससे वो चीज वापस मांगने लगते हो, तो उसको जो भी खर्चा हुआ है, जो भी लॉस हुआ है इस वजह से, वो आप क्या करोगे, उसको पे करोगे, ठीक है। ऐसे भी आप करते तो वो एक एक्सपेंस के रूप में होता, बट यहाँ पे एक लॉस या डैमेज के रूप में हो गया उसके लिए, क्योंकि आपने समय से पहले ही वो चीज अपना वापस मांग लिया है, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है आपकी बेली की कि वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन में जो इंडेमनिटी है वो अपने बेली को दे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेलर की बेली के टूवर्ड? पहला है इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय द रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड और टू गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम। मतलब कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है गुड में, मतलब मैंने जो गुड्स हैं वो आपको रखने के लिए दिए थे, ठीक है, और आपने मेरे गुड जो है वो रखे अपने पास, मैंने आपको उसका पोजीशन दिया था, बल्कि मेरे पास खुद ही उसका पोजीशन नहीं था, मैंने आपको अपना लैपटॉप दे दिया यूज करने के लिए, बल्कि मैं उसके ओनर थी नहीं, कोई और ओनर था। तो उस केस में अगर मैंने आपको लैपटॉप दिया और उसमें आप यूज कर रहे हो, उस दौरान आपको कोई मान लो रखने के लिए दिया, आप उसको यूज भी कर रहे थे और आपको कोई फॉल्ट हो गई, ठीक है, आपको डैमेज हो गया, तो अब क्या आप सोचोगे कि जो मैंने दिया है तो मैं उसको बियर करूंगी, क्योंकि मैं तो ओनर हूं नहीं रियल, तो मैं कैसे बेयर कर सकती हूँ, या दूसरी पार्टी जो रियल ओनर होगा वो बेयर करेगा। तो इस केस में ये बेलर की ड्यूटी होती है कि जो भी उस तरीके के डिफेक्ट की वजह से, जो टाइटल डिफेक्ट था उसकी वजह से जो अगर बेली को कोई भी लॉस होता है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन, उसकी जो इंडेमनिटी है वो बेलर, जो डिफेक्टिव टाइटल वाला बेलर है, वो देगा, ठीक है। द बेलर हैज द नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट फॉर रिसीव बैक द गुड्स और डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम। तो उसके लिए उसको लॉस को क्या करना होगा, इंडेमनीफाई करना होगा। It is the duty of bailor to receive back the goods when the bailee return them after the time of bailment has expired or the purpose of bailment has been accomplished। ये बेलर की ड्यूटी है कि अपने जो गुड्स जो आपने बेली को दिए थे एक टाइम पीरियड के लिए या जिस पर्पस के लिए दिए थे, वो जब पूरा हो जाए उसके बाद अपने गुड्स को आप वापस ले लो। अगर आप रिफ्यूज कर देते हो अपने गुड्स को वापस लेने से, जो उसको प्रॉपर टाइम में अगर उसने ऑफर किया है और प्रॉपर पर्पस पूरा करने के बाद अगर वो आपको गुड्स देता है और आप कहते हो नहीं हमें नहीं चाहिए, तो अगर फिर भी उसको वो अपने पास रखता है और उसको रखने के दौरान वो अपना एक्सपेंस जो है वो खर्चा करता है, तो वो क्लेम करेगा वो आपसे और आपको उस खर्चे को उसको देना होगा। जैसे मान लो एक्स जो है वो अपनी कार डिलीवर करता है एस को 5 दिन के लिए सेफ कीपिंग के लिए, लेकिन जो एक्स है वो इतनी जल्दी नहीं आए, वो कार को नहीं लिए 1 महीने तक, 1 महीने के बाद कार को ले रहे हैं, तो भाई 1 महीने तक कार को रखने के लिए जो एक्स जिसने कार डिलीवर करी थी एस को काफी खर्चे जो है वो करने पड़ गए होंगे, तो उस खर्चे को वो क्या कर सकता है, क्लेम करेगा किससे, बेलर से, और बेलर को वो एक्सपेंस उसको देने होंगे, ठीक है, वो खर्चे जो उसने करे हैं नेसेसरी खर्चे वो उसको देने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेलर कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है टूवर्ड बेली, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया है कि क्या ड्यूटीज होती हैं बेलर की। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।